Here this is Poisson ratio. Poisson ratio, it is the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain. What is lateral strain? चेंज इन डायमीटर. अगर लेंथ को बढ़ाया जाए तो लेंथ तो बढ़ेगा तो डायमीटर घटेगा, तो उसको लेटरल, लेटरल का मतलब पार्श्व, बगल का. बगल में क्या होता है, साइड में, साइड का ये डायमीटर डिक्रीज कर जाता है. तो दैट इज नोन एज द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. क्योंकि डायमीटर डिक्रीज होता है तो इसे निगेटिव लेते हैं, और माइनस डेल्टा डी अपॉन डी. लॉन्गिट्यूडिनल पहले से पढ़े हो कि इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल. पॉइसन रेशियो विद इन द इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. यही डिफिनीशन लिख सकते हो कि द पॉइसन रेशियो कैन बी डिफाइंड एज इट इज within the ratio, within the elastic limit, within the elastic limit, it is the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain. हाँ, पॉइसन रेशियो है क्या, इसको लिखते हैं within elastic limit, it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, and this is denoted by sigma. It is equal to lateral strain कितना हुआ, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, longitudinal डेल्टा एल अपॉन एल. सो इट इज माइनस एल इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू डेल्टा एल. यहाँ सिग्मा निगेटिव आता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा. तो यहाँ पे निगेटिव साइन का कभी क्वेश्चन पूछा जाता है. निगेटिव साइन indicates that the lateral strain and longitudinal are opposite to each other, are inversely proportional. Indicates that the lateral strain and the longitudinal strain, lateral strain and longitudinal strain are opposite to each other, opposite to each other. एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है. तो ये हमारा पॉइसन रेशियो. नाउ वी विल स्टडी द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी. हम इसका एप्लीकेशन में कई चीजें देखेंगे कि why the girders are made I shaped. तो girders are first application में लिखेंगे girders are made I shaped. अभी यहाँ तो गर्डर लगा नहीं है. जहाँ पे भी गर्डर लगा होता है वो आइस, रेल की पटरी देखे हो ना, रेल की पटरी का वो पर्टिकुलर शेप क्यों दिया जाता है, उसके पीछे भी एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है. वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज करके बनाया जाता है. जैसे अगर हमारे पास जनरल अगर कोई राड है और ऐसे है,
ऐसे ही है, रेड रॉड है। अगर इसकी बेंडिंग जो कैलकुलेट की जाती है, बेंडिंग के लिए इसका माने ये अगर अपने वेट से ही बेंड हो जाता है तो इसकी जो बेंडिंग होती है इसको हम डेल्टा कहते हैं, इसकी लेंथ एल। तो ये बेंडिंग के लिए फार्मूला डिराइव है WL³ अपॉन 4YBDQ। W is the weight of the rod, L is the length, 4YBDQ, Y is the Young's modulus, B is the width and D is the depth. Depth means height. अब हम देख रहे हैं कि जो बेंडिंग है किस पर डिपेंड करता है, वेट पर। तो वेट अगर अधिक होगा तो बेंडिंग इसकी बढ़ जाएगी, इसीलिए वेट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड से कुछ मटेरियल को निकाल लेते हैं। किनारे किनारे से होल गैप रहता है ना, रेल की पट्टी देखे हो, अपर सरफेस चौड़ा होता है, लोअर सरफेस चौड़ा होता है, बीच से मटेरियल निकाल लिया जाता है वेट को रिड्यूस करने के लिए। और देखते हो कि डेप्थ उसकी, ये जो डेल्टा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सबसे ज्यादा किस पर, डेप्थ पे डिपेंड करता है। मतलब द बेंडिंग डिपेंड्स मैक्सिमम अपॉन डेप्थ देन द विड्थ। मतलब डेप्थ को अगर बढ़ा दिया जाए तो बेंडिंग कम हो जाएगी। तो देखते हो कि कोई भी रेल की पटरी जो बनती है वो हमेशा ऐसे बनाई जाती है, माने ये विड्थ इसकी, डेप्थ इसकी, हाइट इसकी अधिक होती है देन द विड्थ। तो इसकी हम डेप्थ बढ़ा देते हैं तो बेंडिंग कम होती है। पूरी रेल की पूरी मालगाड़ी चली जाती है इतना वेट लेकर के, इसके बाद भी उसकी बेंडिंग नहीं होती क्योंकि इसकी डेप्थ बढ़ा देते हैं। कभी भी गर्डर जो बनाया जाता है उसकी डेप्थ हम बढ़ा देते हैं, विड्थ के रेस्पेक्ट में डेप्थ बढ़ा देते हैं। डी पर ज़्यादा डिपेंड करता है ना, D⁻3। तो हम क्या करते हैं कि बेंडिंग डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब द बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ मोर देन द विड्थ। तो विड्थ को हम जो उसकी चौड़ाई होती है बेस का या अपर सरफेस का, उसको हम कम करते हैं देन द डेप्थ। डेप्थ बड़ा होता है और जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा तो हम स्टील का लेते हैं, इसका यंग्स मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका हम लेते हैं तो इसका स्टील का लेते हैं। स्टील कैसे बनता है, लोहे में अगर कार्बन मिला दिया जाता है 4% ना, तो ये हमारे पास स्टील बन जाता है। इसकी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, मजबूती बढ़ जाती है। तो जितना बढ़ेगा तो बेंडिंग कम होगी। तो अब देखो क्या क्या होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए, हाइट अधिक होनी चाहिए। तो इस सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर, और लेंथ ये बहुत बड़ा नहीं लिया जाता, इसीलिए छोटा छोटा लेकर के उसे नट बोल्ट से कस देते हैं, इसीलिए बहुत बड़ा नहीं लेते हैं बेंडिंग। तो ऑल दीज फैक्टर्स, कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, द गर्डर आर मेड आई शेप्ड। ये आई शेप का हो जाता है। इतने फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, वेट को भी कंसीडर करते हैं, वेट अधिक नहीं होना चाहिए, मजबूती भी होनी चाहिए। सो वी रिड्यूस द वेट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड। ऐसा नहीं पूरा निकाल ही लेते हैं, ट्रेन भी तो जानी है, ऊपर से माल गाड़ी लेकर, ट्रेनें अकेले उतनी वजन होती है, ऊपर से माल लेकर के इतना हर डिब्बे में इतना वेट लेकर के जाना, तो उसके लिए मजबूती भी होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, वेट को साइड से निकाल लेते हैं, डेप्थ को बढ़ा देते हैं और स्टील का लेते हैं और इसका विड्थ लेंथ हाइट से विड्थ को कम लेते हैं। और इन दिस वे द गर्डर इज मेड आई शेप। तो ये हमारे पास यही रीजन है कि इस फार्मूले से हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि the bending of a rod is equal to WL³ upon 4YBDQ, and we find that the bending is inversely proportional DQ. It means the bending depends upon the depth than the width, and this is the reason depth is larger. To reduce the weight,
larger amount, a good amount of material is removed without compromising the strength of the rod. इतना लिख देंगे. And considering all these factors, the girders are made I-shaped. ठीक है, इस तरह से. तो ये सब ऐसे नहीं उस शेप का जो बनता है वैसे बना दिया जाता है. तो इसमें क्वेश्चन भी आएगा सर? नहीं होता तो एक्सप्लेन व्हाई द girders are made I-shaped. डेल्टा जो है बेंडिंग है. ये बेंडिंग मतलब कितना बेंड हुआ है. अगर ऐसे कर दिया जाए तो अपने आप झुक जाता है ना. ये बेंडिंग, डेल्टा बेंडिंग, डेल्टा इट इज द बेंडिंग. गर्डर को अगर ऐसे भी रख दिया जाए तो अपने वेट से बेंड हो जाएगा, और कोई चीज चला गया तो और बेंड हो जाएगा. तो बेंड होना भी नहीं है, एकदम मिनिमम बेंडिंग हो, उसके लिए इतने फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है. और दूसरा एप्लीकेशन है हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रांगर. इससे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि द हाइट ऑफ द माउंटेन ऑन द अर्थ, इसी को कंसीडर किया जाता है, हाइट ऑफ द माउंटेन ऑन द अर्थ. दूसरा एप्लीकेशन है इलास्टिसिटी का, हाइट ऑफ द माउंटेन ऑन द अर्थ. Height of the mountain on the earth. ये माउंटेन हमारा ऐसे ही होता है. हम मान लेते हैं कि इसकी एरिया ए है बेस की, और इसकी मैक्सिमम हाइट पीक की एच है. जो धरती पर जो सबसे ज्यादा जो टिपिकल रॉक होता है उसका जो इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम स्ट्रेस, इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸. ये ध्यान रखना, ये हमारी इलास्टिक लिमिट होती है धरती पर. जो सबसे टिपिकल रॉक होती है उसको हम स्टील के बराबर मान के चलते हैं. स्टील का भी इलास्टिक लिमिट 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हमारे हमें देखना है कि और F = mg होता है, mg/a, इट इज 3 × 10⁸. m क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, A H रो G/A इज इक्वल टू 3 × 10⁸. ये समझ आ रही बात? एरिया बेस इंटू हाइट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हम डेंसिटी मान लेते रो जी. ए कैंसिल आउट, सो एच रो जी. इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. इलास्टिसिटी मैक्सिमम जो स्ट्रेस है ए टिपिकल स्टोन कैन बियर. हम दुनिया का सबसे स्ट्रांग स्टोन 3 × 10⁸ न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में झेल सकता है. उस स्टोन की बात की गई है कि उसका मैक्सिमम लिमिट ये है. तो ये हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी? अच्छा, डेंसिटी ऑफ दैट स्टोन इज इक्वल 3 × 10⁻3. डेंसिटी कितनी है? 3 × 10⁻3. टिपिकल स्टोन ग्रेनाइट स्टोन जो सबसे स्ट्रांग स्टोन माना जाता है, जो इतना झेल सकता है, तो ये हमारे पास है. तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ रो जी. तो इट इज 3 × 10⁸ रो, 3 × 10⁻3. अगर जी को हम 10 ले लें तो कितना होगा? 3 3 कैंसिल्ड आउट, और ये हो जाएगा 10⁴ मीटर, मतलब 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर. मतलब इस धरती पर, अर्थ पर जो सबसे बड़ा पहाड़ जन्म ले सकता है वो 10 किलोमीटर को क्रॉस नहीं करेगा. अगर 10 मीटर के क्रॉस करने का प्रयास करेगा तो जमीन के नीचे चले जाएगा, क्योंकि उसका वेट इतना बढ़ेगा इस हाइट तक कि वह उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना उसका वो जो है वो बियर नहीं कर पाएगा. यार अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसकी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ. बात समझ आ रही ना? तो ये जो है
ये एप्लीकेशन है वेलोसिटी का। तो ये हमारे इससे ये पता लग रहा है, इसीलिए माउंट एवरेस्ट 8,848 है ना, न मरे कितना बढ़ेगा, अगर ज़्यादा बढ़ेगा फिर नीचे चला जाएगा। बढ़ नहीं सकता, बढ़ेगा तुरंत घटेगा। मून पर जो माउंटेन है, मून का माउंटेन इसका ट्वाइस हाइट का है, इस नाते कि जी कम है, तो इस नाते वेट उतना रह नहीं जाता, तो इस नाते वहाँ पे माउंटेन तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अर्थ पर हमारे अर्थ की कैपेसिटी यही है कि यहाँ का माउंटेन 10 किलोमीटर को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर जैसे ऊपर जाना चाहेगा, नीचे जो है अल्टीमेट डिस्टेंस को पार कर जाएगा और उसमें शियर स्ट्रेन आएगा, दब जाएगा, अपने आप नीचे चला जाएगा ना, धंस जाएगा नीचे। हाँ, मतलब वेट इतना बढ़ जाएगा कि नीचे चला जाएगा, फिर वेट वही हाइट वही मेंटेन रहेगी। बात समझ आ रही है ना। तो इसीलिए इस धरती पर कोई पहाड़ 9 किलोमीटर को क्रॉस नहीं किया, ये तो अल्टीमेट मान लिए हैं ना। अल्टीमेट है कहाँ? हाँ, अरे गार्डन है अभी तक, रिकॉर्ड तो हो ही गया, मतलब अभी 8,848 किलोमीटर है ना, मीटर अब किलोमीटर 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर हुआ, 9 किलोमीटर अभी पार नहीं किया, और 10 किलोमीटर जो भविष्यवाणी इसको क्रॉस नहीं कर सकता। मैंने साइंटिफिक भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी जानते हो ना, ये चीज़ है। इस नाते मतलब ये एप्लीकेशन उस अर्थ की हाई, अर्थ पर जो माउंटेन की हाइट मैक्सिमम कितना हो सकती है यह बता दे रहा है। और क्या होता है ये जो इसका और कहाँ यूज होता है, क्रेन का जो रोप होता है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। अब पता लगा कि ट्रेन तो वेटेड सामान को ही उठाता, कभी कभी ट्रेन की बोगी ही चली गई, अब कौन उठाएगा, क्रेन ही उठाएगा। क्रेन में जो रोप है उसकी इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह उठा ले, और पता लगा वो उठाते समय खुद ही बैठ जाए तो दिक्कत हो, उसमें जितने लोग हैं सब उठ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है ना। तो ये इसीलिए उसके लिए भी साइंटिफिकली उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि वह क्या होना चाहिए। उसके लिए देखो कैसे किया जाता है, सेलेक्टिंग द डायमीटर ऑफ द क्रेन्स रोप, ये भी एप्लीकेशन, सेलेक्टिंग द रेडियस डायमीटर जो भी ले लो, डायमीटर ऑफ क्रेन्स रोप, क्रेन मैंने जानते हो ना, अब देखो क्रेन का रोप जब सेलेक्ट करते हैं, जैसे 10⁴ 10,000 अगर हमें उठाना, 10⁴ kg 10,000 kg का वजन उठाना, तो सेफ्टी के लिए हमें 10,000 का उठाना है, तो जो रस्सी की जो स्ट्रेंथ मान करके चलते हैं वो हमें मान करके चलते हैं कि 10 टाइम्स मजबूत, 10 टाइम्स ज़्यादा उठाने की क्षमता होनी चाहिए, तब वो उतना ले करके चलते हैं, इतना सेफ्टी। तो जो रियल वेट, तो फॉर सेफ्टी मास इज टेकन 10 टाइम्स, हाँ, फॉर सेफ्टी मास इज अज्यूम्ड to be 10 times, मतलब दैट इज 10⁵ kg हमें उठाना मान के चला जाता है। और हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो स्टील की होती है, जो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ माना, स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस हमने बताया था ना कल, इलास्टिक लिमिट, तो स्टील की जो इलास्टिक लिमिट होती है ये 3 × 10⁸ होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और F इक्वल होता है mg/a, a को लिखते हैं πr², और 3 × 10⁸, इसको जब इस ग्राउंड पर मतलब 1,00,000 kg के लिए, तो
तो हम 1,00,000 kg है ना 10⁵ kg, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वह हमें 10,000 kg उठाना, इतना सेफ्टी ले करके चलते हैं। माने गए हम तौल करते ट्रेन गिरी नहीं है या बस गिरा है, इतना kg का है, तो हम गए हैं उठाने 10,000 kg, अगर 10,000 20,000 हो गया तब भी कोई चक्कर नहीं, इतना मैं कैपेबल रहता ही है, तो हम इतना मान के चलते हैं। तो ये हमारे पास मास 10⁵ है। इसको जब कंपेयर, इसको कैलकुलेट करते हैं πr², तो mg अपॉन 3 × 10⁸, और फिर इसको जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा r की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो mg अपॉन पाई इंटू 3 × 10⁸, तो ये r की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर आती है हमें। तो करीब 6.4 डायमीटर का 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर इतना मोटा होना चाहिए ताकि वह इतने केजी को उठा सके। तो हम इससे एक कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक हमारा एप्लीकेशन है इलास्टिसिटी में, कि रेडियस कितना 3.2 सेंटीमीटर। अगर इतना उठाना है 10,000 kg, तो रोप का तो जनरली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, उसको पतले पतले ले करके और उसका डेप्थ उसको जो है वायर से तो लपेट देते हैं ना, जिससे कि वह फ्लेक्सिबल बना रहे, हार्ड नहीं लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो पूरा फैब्रिक ले लेते हैं। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, उसको लो, नहीं अपने आप कट जाएगा, क्या पता करने गए। हाँ ठीक है सर, चल रहा। अच्छा पहले से ही उसको फ्लाइट मोड पे डाल के ही करना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया। देखो अच्छा, ये एप्लीकेशन इसका हो गया, और ये तो एप्लीकेशन देख लिए हमने, माउंटेन की हाइट देख लिया और गर्डर सारा ऐसे हमने, क्रेन का रोप देख लिया। और एक एप्लीकेशन और भी होता है कि हालो सैफ्ट इज स्ट्रांगर देन द सॉलिड सैफ्ट। हर जगह हालो सैफ्ट लगा हुआ देखो, ब्रिज में, हाँ ब्रिज में जो गर्डर है, तो वो क्या चीज नहीं, वहाँ हर जगह जहाँ भी गर्डर्स लगते हैं तो इलास्टिसिटी हर जगह यूज होगा। वो तो एक एग्जांपल दे दिया गया, इसकी मजबूती जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वह जगह एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ हमें, तो हालो सैफ्ट इज स्ट्रांगर देन द सॉलिड सैफ्ट। देखो हालो सैफ्ट मैंने रॉड इज स्ट्रांगर देन द सॉलिड सैफ्ट, स्ट्रांगर देन सॉलिड सैफ्ट। ऑफ सेम मटेरियल, ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का हालो सैफ्ट इज स्ट्रांगर देन सॉलिड सैफ्ट ऑफ सेम मटेरियल। सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल का अगर हमें सैफ्ट बनाना हो रॉड, तो हम अभी देखो ये हालो बना हुआ है, हालो बना है ना, इसको चाहते तो सॉलिड बना सकते थे, लेकिन सॉलिड अभी टूट जाता, माने उसमें बेंडिंग ज़्यादा होती। हालो इज मोर, तो कैसे होता है, इसके लिए भी द टार्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट, अगर ये लेंथ का हमारे पास एक सॉलिड रॉड है, ये लेंथ का एक सॉलिड रॉड है, रेडियस इसकी अगर r है और इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थीटा है, तो टार्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट फॉर ए सॉलिड सैफ्ट, नोट डाउन, टार्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट, required per unit twist
twist. Torque required per unit twist for solid shaft. For solid tau is equal to pi eta r to the power 4 upon 2l. ये डिराइव फार्मूला ईटा में टाउ टाउ टार्क ये पढ़ाए भी थे टार्क में एक टार्क है टार्क रिक्वायर्ड फॉर यूनिट ट्विस्ट टार्क को टाउ कहते हैं यूनिट ट्विस्ट इतना टार्क लगेगा घुमाने में ये जब हमारे पास सॉलिड शाफ्ट है फॉर हॉलो शाफ्ट सपोज द टार्क इज टाउ डैश तो पाई ईटा को बदलेगा नहीं मान लेते हॉलो शाफ्ट हो जाएगा तो होगा मान लेते हैं लेंथ तो हमारे वही रह जाती है कोई चक्कर नहीं है लेंथ का लेंथ वही रहती है और रेडियस इनर रेडियस आउटर रेडियस अलग अलग हो जाती है तो R1 R2 अलग अलग हो गया तो लिखेंगे R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 अपॉन 2l। अब देखो टाउ डैश अपॉन टाउ को देखें अगर हम तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी टाउ डैश अपॉन टाउ इट इज इक्वल टू पाई ईटा ये कितने इसको लिख सकते हैं R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2l इंटू 2l अपॉन पाई ईटा R to the power 4 ये 2l cancelled out pi eta also cancelled so we find that R2 square minus R1 square and R2 square plus R1 square upon R to the power 4 सब दिखेगा टाउ डैश अपॉन टाउ इज इक्वल टू हमने टाउ डैश अपॉन टाउ कर लिया टाउ इज दिस पाई ईटा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2l और इससे डिवाइड करेंगे 2l ऊपर चला गया अपॉन पाई ईटा R to the power 4 पाई ईटा कैंसिल्ड आउट 2l आल्सो कैंसिल्ड और ये हमारा इस फॉर्म में आ गया सिंस मटेरियल इज सेम सो m1 इज इक्वल टू m2 लिखेंगे सिंस मटेरियल इज सेम हाँ एकदम रुक रहा हूँ सिंस मास इज सेम मटेरियल इज सेम एंड मास इज सेम बोथ सिंस मटेरियल इज सेम ना हॉलो और दोनों सेम मटेरियल सेम है मास दोनों का सेम है मटेरियल भी सेम है मास भी सेम मास पर यूनिट की बात तो नहीं कर रहे नहीं पर यूनिट नहीं टोटल मास इतना मटेरियल है तो मास उसका दोनों का बराबर है उसमें अगर हॉलो बनाना हो सॉलिड बनाना हो which one will be better तो हॉलो विल बी बेटर देन द सॉलिड तो मास इज इक्वल टू कितना होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर l इनटू रो और दूसरे का होगा पाई r का ये हमारा R2 स्क्वायर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में पाई r स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर l इनटू रो मास रिमेन द सेम अगर हमें हॉलो शाफ्ट बनाना सॉलिड शाफ्ट सेम मटेरियल है दोनों का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सेम है सर सेम मटेरियल है सेम मास है तो सर बाकी उसका लेंथ तो बढ़ जाएगा ना नहीं इसीलिए रेडियस बढ़ जाएगी ना डेंसिटी भी तो सेम होगी अच्छा मटेरियल की डेंसिटी जिंदगी में सेम रहती है चाहे हॉलो बनाए चाहे सॉलिड बनाए अरे मटेरियल की डेंसिटी कभी बदलती है वो कभी नहीं लेंथ नहीं बढ़ेगी लेंथ भी उतना ही बनेगा बस इतना होगा थोड़ा चौड़ा हो जाएगा चौड़ा थोड़ी रहा चौड़ा हो जाएगा देख रहे हो चौड़ा बनता है ना बात समझ आ रहे हैं ना उसका डायमीटर लेंथ विल बी सेम उसका रेडियस बढ़ जाएगा डायमीटर बढ़ेगा ना तो इतना कितना होगा फिर ये देख लेना एक
पाई एल रो सब कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और यही चीज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर टाउ डैश अपॉन टाउ, अब हम करें क्या कि R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के प्लेस पे R स्क्वायर पुट कर दें, तो R स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन R टू द पावर 4, और अब इसको हम इरेज करेंगे, मिटा दें, तो होगा ये टाउ डैश अपॉन टाउ R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। हियर यू सी R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर, होगा कि नहीं? Therefore this implies that R2 square plus R1 square upon R square is greater than 1. Therefore tau dash, it means this is greater than 1. So tau dash upon tau is greater than 1. So tau dash is greater than tau. It means per unit twist more torque is required for the shallow shaft. Torque required for hollow shaft is larger than the solid shaft. मतलब इसीलिए हमेशा जहाँ भी देखोगे हर जगह हमें हॉलो शाफ्ट बनाए जाते हैं। टाउ डैश इज ग्रेटर देन टाउ, टाउ डैश अपॉन टाउ इज ग्रेटर देन 1, so tau dash is greater than tau, so more torque is required for hollow shaft than the solid shaft, more torque is required. इसका और एक यूज होता है हिस्टेरिसिस लूप। ये जो टायर बनाए जाते हैं इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन में कर्व ड्रा किया जाता है, और उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, तो जिसका लूप बड़ा होता है ऐसा टायर हम नहीं, ऐसे रबर का टायर कभी नहीं बनता क्योंकि वह जल्दी गर्म होता है। तो करते क्या है ऐसी स्थिति में हम ऐसा रबर यूज करते हैं जिसका हिस्टेरिसिस लूप बहुत नैरो हो। इसीलिए ट्रक का टायर, ये जो कार के टायर, ये सब जिनकी जो लंबी गाड़ियाँ होती हैं दूर तक चलती हैं उनका नैरो हिस्टेरिसिस लूप का लिया जाता है, जिससे वह कम अब गर्मी के दिनों में इतनी सड़क गर्म होती है, इतना वजन लेकर के एक ट्रक चलता, वो भी रबर का नाजुक होता है। रबर नाजुक ही होता है लेकिन गर्म नहीं होता। लोहा गर्म होकर के वो जो है एकदम लाल हो जाता है, स्थिति है कि उस पर रोड पे अगर चले चिंगारी फेंक देता है। लेकिन हमारा जो रबर होता है ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है, इसमें भी इलास्टिसिटी का यूज, कहने का मतलब दीज मटेरियल्स आर सिलेक्टेड साइंटिफिकली। तो ये हमारा एप्लीकेशन है कि हमें क्या मटेरियल सेलेक्ट करना चाहिए। तो हिस्टेरिसिस लूप जरा देख लो, हिस्टेरिसिस लूप भी नाम सुन लो। हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप होता क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर्व ड्रा करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन में जब हम स्ट्रेस देते हैं स्ट्रेन बढ़ता है, और ये हमारे पास O A B तक जाता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस को कम करते हैं तो ये रिप्लेस नहीं करता, वो दूसरे पाथ से आता है। जाते समय तो ऐसा कार बनता है, आते समय इस तरह का कर बनता है, और इसी मतलब ये जो है स्ट्रेस लैग्स बिहाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेन। वैसे हिस्टेरिसिस का सिंपल सा मतलब लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड।
किसी चीज़ को खींच दो, खींचने के बाद अगर स्ट्रेस लगाते हो तो खींच जाएगा, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस हटा लोगे, स्ट्रेस हटाने के बाद भी कुछ स्ट्रेन जब पड़ा रहे तो क्या करते हैं कि स्ट्रेस लैग करता है विथ रेस्पेक्ट टू द, मैंने स्ट्रेन लैग्स विथ, मतलब स्ट्रेस हमारा आगे आगे चलता है, स्ट्रेन पीछे पीछे चलता है। मतलब स्ट्रेस हम हटा लें तब भी लैगिंग बनी, तब भी स्ट्रेच उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच बना रहे, फैला रहे। इसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस, लैगिंग बिहाइंड, पीछे रहना। स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस को छोड़ दें फिर भी स्ट्रेन बना रहे, इसे कहते हैं लैगिंग बिहाइंड ऑफ द स्ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेस। तो इस कंसेप्ट पर एक हिस्टेरेसिस लूप बनाया जाता है और हर मटेरियल को चेक किया जाता है। यहाँ भी हम लोग अभी बनाएंगे स्प्रिंग के लिए, तो लोड डालते हैं बढ़ता जाता, फिर लोड हटाते हैं, फिर मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंट एक करेंगे। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक ग्राफ ड्रा किया जाता है and it is found that when load increases then stress increases, when load decreases then the strain decreases. When load increases means stress increases, then strain increases, and when load decreases then strain decreases. But in the reverse process it does not follow the same path, and during the increasing load the path is OAB, decreasing the load path is BCO. Thus we find a loop which indicates that this per cycle it is heat is produced. तो जैसे एक बार दबे, एक बार दबने पर हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसा रबर मटेरियल यूज करते हैं जिसका हिस्टेरेसिस लूप नैरो हो, तो हीट वह कम अधिक जो है गर्म नहीं होगा। द मटेरियल्स, तो रबर मटेरियल इज सेलेक्टेड, रबर मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर फायर। सर 38 होने वाला है। रबर मटेरियल सेलेक्टेड फॉर फायर ऑफ नैरो लूप, नैरो लूप का लिया जाता है। इसका यही एप्लीकेशन है, बस यही एप्लीकेशन फाइनल है।